हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 4। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडन, क्या तुम ये खाने वाली हो? अदीना मेरी गोद में रखे आधे खाए हुए ऑरेंज को घूर रही है जब मैं फोर्ट के पीछे गली की दीवार से टेक लगाकर बैठी हूँ। ले लो। अल्फाज अभी भी जबान से निकले ही थे कि उसने झुककर ऑरेंज का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। उसके घुंघराले बाल नरम हवा में लहरा रहे थे। उस इंपीरियल ने, जिसकी बैक हैंड बहुत तगड़ी थी, मुझे एक प्यारा तोहफा दिया जिससे कुछ खाना निगलना भी मुश्किल हो गया है। आज का दिन कैसा गुजरा? मैं पूछती हूँ, जबकि बेध्यान तरीके से अपने अंगूठे पर घूमता हुआ वो मोटा चांदी का वेडिंग बैंड घुमाती हूँ। मेरे वालिद का ठंडा स्टील का रिंग मेरी स्किन में चुभ रहा है, लेकिन हमेशा की तरह मुझे तसल्ली दे रहा है। शायद अगर मेरी माँ की डेथ मेरी बचपन में ना हुई होती तो उनका रिंग भी मेरे पास होता। बीमारी से हुई थी मौत, वालिद ने कहा था। वो एक ऑर्डिनरी थी। आखिरकार, और हम जैसे लोग जाहिर है कि कमज़ोर और बीमार होते हैं। लेकिन उन्होंने उनसे शादी की, फिर भी उन्हें चाहा, उनकी हिफाजत की, उनका राज छुपाया, बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरा। मदीना ने एक लंबी सांस भरी और मैं वापस हकीकत में आई जब उसने ऑरेंज का एक और टुकड़ा खाते हुए कहा, शिकायत तो नहीं है? और हाँ, मैंने वो टॉप बेच दिया है जो मैंने इतने अरसे से बना रही थी, पूरे 3 शिलिंग्स में। वो हरा वाला जिसमें गहरी नेकलाइन थी और किनारी स्कैलप थी। मैं उसको वही कंफ्यूज लुक देती हूँ, और वो मैं हमेशा देती हूँ जब वो अपनी सिलाई की बात कर रही होती है। ओह, कपड़ों के मामले में तुम बिल्कुल बेकार हो पे। मैं नीचे देखती हूँ अपनी फटी पुरानी टैंक टॉप को, जो कि ऑलिव ग्रीन वेस्ट कोट के नीचे छुपी हुई है। सब कुछ उस दिन बदल गया जब अदीना ने मेरे लिए ये पॉकेट्स वाली वेस्ट कोट बनाई। उसे पता था कि ये चोरी के लिए काम में मदद करेगा। उसी दिन आसानी से दोस्ती होने लगी। अदीना अपनी उंगली अपने होंठ पर रखती है, कुछ सोच रही होती है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अगर तुमने सही आउटफिट पहना हो तो हर कोई तुम्हें घूरने में मसरूफ होगा, कि अगर तुम उनसे कुछ चुरा भी रही होगी तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। मैं हंसी रोक नहीं पाती। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे घूरें जब मैं चोरी कर रही हूँ। ये तो उल्टा नुकसान का काम है। मैं अपना डैगर उठाती हूँ और बूट में छुपा देती हूँ। उसका चांदी का घूमता हुआ नक्शदार हैंडल हल्का सा छूती हूँ। ये मेरे पास वालिद की अंगूठी के अलावा दूसरी आखिरी निशानी है। दोनों चीजें मैं कभी अपने से अलग नहीं होने देती। मैं एक बार फिर उस खूबसूरत हैंडल को ताज्जुब से देख रही होती हूँ कि अचानक कुछ याद आता है और मैं चौंक जाती हूँ। आज जरा एहतियात करना ए। आज कुछ कम गार्ड्स हैं शहर में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस सही अल्फाज ढूंढना मुश्किल होता है। बस जरा ध्यान रखना, कुछ भी अजीब लगे तो समझ जाना। अदीना थोड़ी परेशान सी लगती है, लेकिन उसकी हेजल आंखों में मजाक की झलक होती है। क्या ये तुम्हारी साइकिक जूजू वाली वार्निंग है, किसी आने वाले खतरे के बारे में? हाँ, तुम्हें सटल रहना सीखना पड़ेगा। मैं मुस्कुराती हूँ और सर हिला के कहती हूँ। मैं उठती हूँ जाने के लिए, और अदीना अपने कपड़े जमा करती है, हर साइज और रंग के, और कुछ उदासी के साथ अलविदा कहकर लूट की तरफ वापस चली जाती है, ताकि सूरज ढलने से पहले और कुछ माल बेच सके। मैं भीड़ भरी गली में निकलती हूँ जहाँ देर दोपहर की धूप छाई हुई है, और बाजार की शोर की तरफ बढ़ती हूँ। शुरुआत हल्की करती हूँ, पहले कुछ फल और कपड़ा चुराती हूँ, लेकिन जल्द ही बोर हो जाती हूँ और बड़ी और बेहतर चीजें चुराने का प्लान बनाती हूँ। वॉलेट्स, घड़ियाँ और शिलिंग, ये सब चाहिए मुझे आज शाम। मुझे एक आदमी नजर आता है, नीले गहरे बाल और एक चमकदार घड़ी उसके मोटे हाथ पे। मैं फौरन फैसला करती हूँ कि ये मेरा अगला निशाना होगा। गली में दूर तक नजर डालती हूँ तो कुछ और लोग भी दिखते हैं जिनके बाल अजीब रंगों के हैं। इस बात का सबूत है कि जेनेटिक अल्टरिंग प्लेग सिर्फ सुपर पावर्स ही नहीं, स्टाइल भी देता है। हालांकि मेरे सिल्वर बाल भी वैसे ही हैं, लेकिन मुझ में कोई खास ताकत नहीं आई। मुझे इस नीले बालों वाले आदमी से निकलने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने मुझे पकड़ लिया, बल्कि इसलिए कि वो बात करना बंद ही नहीं कर रहा था। उससे टकराने के बाद जब मैं उसकी घड़ी चुपके से निकाल लेती हूँ तो पता चलता है कि बेचारा कोई भी जो मुस्कुरा के हाँ में हाँ मिलाए, उसे अपनी गॉसिप सुनाने के लिए तरस रहा था। मैं लगभग तैयार हूँ कि जल्दी वापस चली जाऊँ और इस रात को कामयाब बना दूँ, जब एक लंबा सा आदमी पूरा का पूरा काले कपड़ों में लिपटा हुआ है, लूट पर चाल से आता है।
اس کی چال میں ایک اطمینان بھری خود اعتمادی ہے جو کہ ان لوگوں کی جھکے ہوئے جسم سے بالکل مختلف ہے، جو گھر بار سے محروم ہیں اور جو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم توجہ اپنی طرف آنے دیں۔ لیکن یہ آدمی، اس آدمی سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے ایک ڈھیلا سا کالا بٹن ڈاؤن شرٹ پہنا ہے جو سلم فٹ کالے پینٹس میں اندر تک کیا ہوا ہے اور بیچ میں ایک سادہ سا بیلٹ ہے۔ اس کا کالرڈ شرٹ آدھا کھلا ہے اور ہلکی ہوا میں لہراتا ہوا اس کا سانولا سینہ دکھاتا ہے، لیکن اس کے ٹار بلیک بال اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوئے ہیں، ایک بے ترتیب لہر میں۔ اس کے ہاتھ جیبوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کے لمبے قدم اسے مارکیٹ کے اندر لے جا رہے ہیں، بے پرواہ مگر پوری طرح سے مطمئن۔ یہ یہاں کا نہیں لگتا۔ اس کی نظروں میں، جسے وہ ادھر ادھر گھما رہا ہے، جیسے ہر چیز کو پہلی بار محسوس کر رہا ہو، اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ زیادہ ممکن ہے کہ وہ اوفینسو ہو، کسی اونچے درجے یا نوبل خون کا ایلیٹ جو شاذ و نادر ہی کبھی ان غریب علاقوں میں قدم رکھتا ہے۔ اس کی چال، اس کے شوز کی چمک، سب کچھ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس چند چیپ شیلنگ سے کہیں زیادہ کچھ ہوگا۔ میں آنکھیں چھوٹی کرتی ہوں دیکھنے کے لیے کہ اس نے اپنا پیسہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ وہاں اس کی ٹانگ کے ساتھ لٹکا ہوا ایک پاؤچ ہے جو بیلٹ سے ایک سٹریپ کے ذریعے جڑا ہوا ہے، وہی پاؤچ جو کئی ایلینز چھٹا پیسہ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو زیادہ سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ کھلا پاؤچ تو چوروں کے لیے آسان شکار ہوتا ہے، میرے جیسے چوروں کے لیے تو اور بھی آسان۔ یہ میرا آج کی رات کا آخری اور شاید بد نصیب نشانہ ہوگا۔ اچھا ہوا کہ وہ اتنا لمبا ہے، ورنہ لوگوں کے جھنڈ میں تو کھو ہی جاتا۔ میں دیکھتی ہوں کہ ہر عمر کی عورتیں اپنی گردن تان کر اسے دیکھ رہی ہے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے، ایک نظر اور ڈالنے کے لیے اس انجان ہینڈسم مسافر پر جو اب لوگوں کی جھنڈ میں گھل مل جانے والا ہے۔ میں بھیڑ کو چیر کے اس کے پیچھے لگتی ہوں جب تک وہ مرچنٹ کارٹس کے درمیان سے نکل کر ایک کم بھیڑ والی گلی میں نہیں آ جاتا۔ میں اپنے بال جھٹکتی ہوں، لمبے لہراتے ہوئے بال میرے کندھوں پر ڈھلک جاتے ہیں، اور ایک سائڈ والی گلی میں گھس جاتی ہوں تاکہ اسے راستے میں کاٹ سکوں۔ پیچھے والی گلی جہاں سے میں زگ زیگ کرتی ہوں مجھے وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ آدمی چل رہا ہوتا ہے، اور اب میں سیدھا اسی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ ہم ٹکراتے ہیں اور میں اپنی نظر زمین سے ہٹاتی ہی نہیں۔ اپنی عادت کے مطابق میں جان بوجھ کر ٹکرانے کے بعد پیچھے لڑکھڑا جاتی ہوں، ہر اس انسٹنکٹ کے خلاف لڑتی ہوں جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے قدم جمائے رہوں اور پیچھے نہ ہٹوں۔ مضبوط باہیں میری کمر کے گرد لپٹ جاتی ہیں، مجھے گرنے سے بچاتی ہیں، اور ساتھ ہی اس کا پیسوں کا پاؤچ کھلا اور بے حفاظت رہ جاتا ہے۔ میرے جیسے نیچے درجے کے چوروں کے لیے ایک دعوت ہے۔ میں اس کی شرٹ سامنے سے پکڑ لیتی ہوں جیسے کہ اپنا بیلنس بنائے رکھنے کے لیے کیا ہو، لیکن اصل میں مجھے بس کوئی ایسا بہانہ چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ اس کے جسم کے اتنے قریب ہوں بنا کسی شک کے۔ لوٹ کے بھوکے لڑکے ایسے محسوس نہیں کرواتے۔ یہ خیال فوراً پگھل جاتا ہے جب میں اپنا ہاتھ اس کے پاؤچ میں ڈالتی ہوں۔ میری انگلیاں اندازہ لگا لیتی ہیں کہ کم از کم 20 شلنگ تو اس بندے کے پاس بیلٹ سے لٹکی ہوئی اس پاؤچ میں ہے۔ اس بندے کو اپنی صلاحیت پر بہت بھروسہ ہے جو اتنا پیسہ لے کر لوٹ میں کھلا پھرتا ہے۔ دل کرتا ہے پاؤچ توڑ کے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ صرف 3 بڑے قدم میں مجھے پکڑ لے گا۔ لیکن ایسے موقع روز روز نہیں ملتے، اور میں اس موقع کو خالی ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ کم از کم آدھا پاؤچ تو چاہیے مجھے، لیکن اگر میں آدھے سے زیادہ لے گئی تو اسے وزن میں فرق محسوس ہو جائے گا۔ میرا دماغ گھوم رہا ہے تو پھر اسے ڈسٹریکٹ کروں۔ یہ سب پلاننگ چند سیکنڈ کے اندر ہوتی ہے۔ میں چپ چاپ آدھے سکے اپنی مٹھی میں چپٹ لیتی ہوں، پھر بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ پاؤچ سے نکالتی ہوں۔ جب میں اس کے جسم کا سہارا لے کر خود کو ٹھیک کرتی ہوں، پھر میں دھیرے سے اپنی نظر اس کے آدھے کھلے سینے سے ہٹاتی ہوں جہاں اس کی شرٹ کی جھریوں کے بیچ ایک گہرا سا ٹیٹو جھانک رہا ہوتا ہے، اور پھر میری نظر اس کی نظر سے ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی طوفان میں دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں ان بادلوں کے رنگ لیے ہوئے ہیں جو ایلیا کے اوپر گرتے ہیں، ان دھواں دار چمنیوں کے جیسے جو شہر کے اوپر سے اٹھتا ہے، ان چرائے ہوئے چاندی کے سکوں کے جیسے جو میری مٹھی میں دبے ہوئے ہیں۔ اس کی کالی لمبی پلکیں اس کی اسٹیل گرے آنکھوں کے ساتھ ایک تیز تضاد پیدا کرتی ہے جو میرے چہرے کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے۔ حیرانی اس کے ماتھے کو اٹھا دیتی ہے، اس کا چہرہ ٹائٹ کر دیتی ہے، اس کے تیز چیک بون
को और उभार देती है। हम दोनों वहाँ खड़े हैं, एक दूसरे को घूरते हुए। अचानक मुझे हर जगह का बहुत गहरा एहसास होता है जहाँ वो मुझे छू रहा होता है। उसकी मजबूत बाजू अब भी मेरी कमर के गिर्द हैं, आधा मुझे संभाले हुए, लेकिन उसकी नज़र भी किसी छू लेने जैसी लगती है। मैं गला साफ करती हूँ जब अपनी मुट्ठी बंद हाथ उसकी शर्ट से निकालती हूँ, जहाँ अब उसका महंगा सुलझा हुआ कपड़ा थोड़ा सा मुरझा गया होता है, और फिर उसकी पकड़ से निकलने के लिए एक कदम पीछे लेती हूँ। उसके होंठ हल्के से हिलते हैं और मुझे उसके दाएं गाल पे एक डिम्पल की झलक मिलती है। वो धीरे से अपना बाजू मेरी कमर से हटाता है, लेकिन जाते जाते उसके हाथ मेरे वेस्ट के नीचे रफ हिस्से से टकरा जाते हैं। मजबूत, सख्त। ये फाइटर है। मुझे कोई साइकिक होने की जरूरत नहीं कि ये समझ पाऊँ, उसका जिस्म ही सब कुछ बता देता है। ये सोच कर कि वो ट्रेन्ड फाइटर है और मुझसे 2 गुना बड़ा, मैं अपने हाथों को पीछे ले जाती हूँ ताकि अपने जुर्म के सबूत छुपा सकूँ। सिक्के खामोशी से मेरी बैक पॉकेट में फिसल जाते हैं। मैं गहरी सांस लेती हूँ, खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ। क्या तुम हमेशा हैंडसम अजनबी की बाहों में गिरती हो, या ये कोई नई आदत है? उसके सवाल के साथ फिर से डिंपल नजर आता है जब वो मुस्कुराता है। सफेद सीधे दांत चमक जाते हैं। नहीं, सिर्फ उनके जो ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं ठंडे लहजे में कहकर मुस्कुराती हूँ। वो मुझे ऐसे देख रहा होता है जैसे मैं कोई पहेली हूँ जो वो हल करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई होती है, डिस्ट्रैक्ट खरोश से। वो हंस पड़ता है और अपने काले बालों में हाथ फेरता है, लेकिन इससे उसके लहराते बाल और ज्यादा बिखर जाते हैं। उसकी ग्रे आंखें मेरी आंखों में झांकती हैं जब वो कहता है, लगता है मैंने अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया है। हाँ, मैं धीरे से कहती हूँ, लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया कि अच्छा था या बुरा। उसका ध्यान पैसों से हटा के अपने ऊपर रखो। वो कंधा अचकाता है और हाथ जेबों में डाल लेता है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड और बेपरवाह लगता है। मैंने तुम्हें पकड़ तो लिया है ना? अब मेरी बारी है हंसने की। वो हल्का सा अपना सर झुकाता है और एक तरफ कर लेता है। होठों का एक कोना ऊपर उठता है, झुककर कहता है, शायद फैसला करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए डार्लिंग। प्लेग्स। अच्छा चेहरा, और भी अच्छे अल्फाज, खतरनाक। उसकी धुंधली सी आंखें फिर से मेरे चेहरे का जायजा लेती हैं जैसे मैं उसके लिए कोई दिलचस्प पहेली हूँ। मैं उसकी नज़र के नीचे घबराने से इनकार करती हूँ और एक कदम पीछे ले जाती हूँ, अब भीड़ भरे रास्ते की तरफ। सोचूंगी इस बारे में डार्लिंग, मैं उसका लहजा अपना कर कहती हूँ, एक मुस्कुराहट के साथ। वो और गहरी मुस्कुराहट के साथ दोनों गालों के डिंपल दिखाता है। मैं खुद को मजबूर करती हूँ कि उन डिंपल पे ध्यान ना दूं और कहती हूँ, और शुक्रिया मुझे पत्थर खाने से बचाने के लिए। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही क्लमजी हूँ आजकल। तुम्हारी क्लमजीनेस ने मुझे ढूंढ लिया, तो मैं इससे बदनसीबी कैसे कह सकता हूँ? वो ऐसे कहता है जैसे सबसे मामूली बात कह रहा हो। अब वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा है, हाथ फिर से जेबों में है। मैं हंस पड़ती हूँ, आंखों में हल्की सी झलक के साथ, और फिर उसका मुस्कुराता चेहरा आखिरी बार देखकर अपना रुख मोड़ती हूँ। मैं लूट ऐली की भीड़ में वापस घुस जाती हूँ और उसे पीछे छोड़ देती हूँ। मेरा दिमाग घूम रहा है। मैं उसके बारे में की गई हर छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन को दोबारा सोचती जा रही हूँ जब मैं लूट की गली से गुजर रही हूँ। उसके बाजू पर बिखरे हुए जख्म, सबसे ज्यादा यही चीजें मेरी तवज्जो खींच लाई थी। और अब थोड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं उनके पीछे छुपी कहानी कभी नहीं जान पाऊंगी। एक ऑफेंसिव इलीट के जिस्म पर निशान देखना मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, किसी कमजोर का सबूत। मैं अपनी बैक पॉकेट से सिक्के निकालती हूँ, उन्हें अपने हाथों में छनकाती हूँ, एक मुस्कुराहट के साथ। मुझे शक है कि उसे इनकी कमी महसूस होगी।